ठीक है। Thank you, sir. So today we are starting chapter 13, that is introduction to probability theory. Okay, before this one, is you know, we have discussed some statistical tools, or we discussed statistics. आपको याद होगा हमने स्टैटिस्टिक्स में किए थे कुछ टूल्स, जिसमें मीन, मीडियन, मोड हो गया, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और ग्राफिकल मेथड्स थे, हिस्टोग्राम हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमने टेबुलर मेथड पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद ये हमारा से लास्ट चैप्टर है, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज इन फैक्ट प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जब आप प्रोबेबिलिटी, और ये वही सेम टॉपिक है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है, या इंटर में पढ़ा होगा। ये है किसी को आइडिया प्रोबेबिलिटी होती क्या? अच्छा, प्रोबेबिलिटी फॉर्मली शुरू करने से पहले आपको इसकी जो प्री रिक्विजिट चीजें हैं ना, वो आनी चाहिए, जिसमें हम यूज करते हैं इनफैक्ट सेट थ्योरी। सो बिफोर प्रोबेबिलिटी यू मस्ट नो व्हाट इज इनफैक्ट सेट थ्योरी इज। तो हम फॉर्मली डिफाइन बाद में करते हैं प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट probability measure uncertainty when and wherever we have uncertainty of any event, then how you can measure that uncertainty, then probability will occur, and probability will tell you, and probability in fact will give you a certain real number from 0 to 1। clear? तो हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि किस तरह अनसर्टेनिटी को ये मेजर करता है, ठीक है, किस तरह हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी को। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ कितने चांसेस हैं कि आप लोगों का फाइनल जो होगा वो लेट सपोज जनवरी में होगा या 10 जनवरी से पहले होगा, तो अब कैसे हम नंबर असाइन करेंगे, कितने परसेंट चांस है। तो ये प्रोबेबिलिटी की कहानियां हम करेंगे, मगर इससे पहले हम सेट थ्योरी को फिलहाल देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सेट्स आप लोगों ने पढ़े थे चैप्टर सॉरी क्लास 9th में। हम इसमें सेट इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर काउंटिंग रूल्स हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो करेंगे। और इसमें हम जो मेन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है, बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, वो 13.3 तक, ठीक है। बदकिस्मती से जे बुक जो है ना, वो मेरे पास इस तरह है। तो आप लोगों के पास जो हार्ड बुक है ना, उसको जरा ओपन करें, वहां से आप लोग देखें। मेरे पास है हार्ड बुक में, आप लोगों को ना इनफैक्ट दिखा रहा हूँ होता क्या है इसमें। सबसे पहले तो मुझे बताएं आप, व्हाट इज इनफैक्ट सेट। माइक म्यूट कर लो बस। व्हाट इज सेट? Combination of distinct things. Collection of distinct and well-defined objects is called set, ठीक है। Is it clear? Well-defined object और डिस्टेंस की कलेक्शन अगर हमारे पास हो तो उसको हम सेट कहते हैं, ठीक है। इसमें सेट थ्योरी में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यस, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, इंटरसेक्शन,
यस बताएं व्हाट इज यूनिवर्सल सेट फर्स्ट ऑफ ऑल। सर यूनियन ये होता है कि सेट को एक सेट में तरतीब से लिखना, सही है। और इंटरसेक्शन ये होता है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो वर्ड्स वो उनको लिखना। तरतीब से मतलब अच्छा यूनिवर्सल पहले तो आप लोग मुझे बताए ना यू फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सर सेट यूनिवर्सल सेट में सारे मेंबर्स होते हैं which contains all members. मतलब फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल हो यूनिवर्सल सेट। For example, all natural numbers. नेचुरल नंबर में लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स तो नहीं होते तो नेचुरल नंबर किस तरह यूनिवर्सल सेट। Sir 1 to 10. कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसमें नहीं आता। सर यूनिवर्सल सेट में रैशनल और इरेशनल दोनों आएंगे। रियल नंबर तो नहीं है। नहीं आप लोग देखें ना अगर मैं ये कहूँ स्टूडेंट्स क्लास सॉरी सेट ऑफ स्टूडेंट्स इज इट अ सेट या सेट ऑफ लेट्स सपोज स्कूल्स इन पाकिस्तान तो ये सेट हुआ ना। तो अगर Yes, sir. आप लोगों की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट हैं तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल नंबर कहेंगे तो उसमें स्कूल्स नहीं आते उसमें स्टूडेंट्स नहीं आते या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जो उसमें नहीं आते तो वो यूनिवर्सल तो नहीं हुआ ना। तो यूनिवर्सल की प्रॉपर डेफिनेशन अच्छा पहले आप लोग इस डेफिनेशन को समझें कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब आपको क्लियर पता हो कि एल कौन कौन से एलिमेंट किस सब सेट के मेंबर हैं या नहीं। ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसका काउंटर एग्जाम्पल अगर मैं ये दूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि सेट मतलब अ कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट फूड्स जो आप लोगों की क्लास के तमाम स्टूडेंट्स हैं उनके जो पसंदीदा खानों की अगर मैं कलेक्शन करूं तो क्या वो सेट होगा नहीं होगा। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो इस वजह से सेट नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है किसी को बिरयानी पसंद हो मगर किसी को बिरयानी पसंद नहीं हो तो हम इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या वो सेट का मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। वी आर नॉट वेल डिफाइंड। या हो सकता है किसी को हलवा पसंद हो किसी को नहीं पसंद। ठीक है आजकल तो वैसे ही गाजर के हलवे का सीजन है तो मतलब हम फिर इसमें ना वेल डिफाइंड की कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। सर तो इस आपकी वजह थोड़ी सी आवाज ना डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है थोड़ी सी। से डिस्टर्बेंस मतलब सर थोड़ी हल्की हल्की सी हो जाती है फिर तेज हो जाती है। अच्छा चलें अब देखिए माइक को मैं और क्लोज करता हूँ। हाँ आप सही है सर। ठीक है तो ये मैंने जो एग्जांपल दिया है वो काउंटर एग्जांपल है वेल डिफाइन का। आपके पसंदीदा खानों की जो कलेक्शन वो सेट नहीं है इस वजह से क्योंकि इसके मेंबर वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है तो या डिस्टिंक्ट मतलब होते हैं अलग अलग यानी कि फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना लेट सपोज एक्स कामा वाई कामा जेड तो हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो दिस एग्जांपल ऑफ सेट। ठीक है मगर प्रीवियस एग्जांपल में वो कलेक्शन ही है जस्ट वेल डिफाइन नहीं था तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। ठीक है अब यूनिवर्सल सेट के लिए हम ये कहते हैं कि सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ आवर इंटरेस्ट आर a subject under our consideration। हम जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट या जो हमारा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड ऐसा सेट जिसके सारे मेंबर उस सेट में हो तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यानी कि लेट्स सपोज अगर हम नंबर्स की बात करते हैं ओनली तो कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर तक रखते हैं तो रियल नंबर वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अगर हम लेट्स सपोज स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं देन पाकिस्तान विल बी आवर यूनिवर्सल सेट। या हम लेट्स सपोज एग्री के स्टूडेंट्स की बात करेंगे देन एग्री का जो डिपार्टमेंट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो जो हमारी इंटरेस्ट होगी उससे रिलेटेड ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हो तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है या फिर अगर फाइनाइट सेट हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 और बी में लिखता हूँ लेट्स सपोज 4 5 6 तो अब हमारे पास अंडर कंसिडरेशन ये दो ही नंबर का सेट हो तो इन दो सेट के लिए यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर इस ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो है ना पाए जाए। तो बहुत सारे सेट हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एक पे सिंपल सा एग्जाम्पल लिखूँ मैं लिखता हूँ 1 2 लेट्स सपोज 10। ठीक है तो ये इनके लिए यूनिवर्सल सेट होगा।
जो हमारी अंडर कंसिडरेशन होगी उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स अगर किसी सेट में पाए जाएं तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंस होता है तो सेट और उसके यूनिवर्सल सेट का। एक कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, तो दिस, या फिर इस तरह भी लिखते हैं, दिस इज सेम एज यू डिफरेंस ए, और यू माइनस ए भी लिखते हैं इस तरह, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो के ए में नहीं है मगर यू में है तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, मतलब यूनिवर्सल से आप माइनस करेंगे 1 2 3 माइनस करेंगे, यू विल गेट इनफैक्ट 4 5 6 अप टू 10, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यूनियन में हम लिखते हैं यूनियन के लिए डेफिनेशन। अच्छा, इस ए कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बाय डेफिनेशन के तौर पर लिखूं तो मैं लिखूंगा ऐसा सेट जिसके अंदर जो एक्स पड़ा हुआ है, मेंबर एक्स है, ठीक है, such that x belong to u and x does not belong to a। तो आप लोग देखेंगे ये ऐसे नंबर हैं 4 5 अप टू 10 ऐसे मेंबर हैं जिसको हमने x कहा है, जिनका ताल्लुक u से तो है मगर इन तमाम का 4 से लेकर 10 तक का ताल्लुक a में से नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो a में होगा, तो उसको हम a कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह a बार लिखते हैं या फिर a पावर c लिखते हैं, a कॉम्प्लीमेंट। दिस इन फैक्ट बाय डेफिनेशन और a कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी, तो हम कहेंगे ऐसे एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग टू सेट A और x बिलोंग टू B। इन केस में A और B का मुझे बता सकते हैं यूनियन क्या होगा? A 1 2 3 है और B जो है ना 4 5 6 है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 3 से शुरू कर लेता हूँ। चलिए अब बताएं क्या होगा A यूनियन B? 1 to 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज, अब आप देखें ए 1 to 6 तक ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें जिनका ताल्लुक या तो ए से है या बी से है। मैंने यहाँ पर आर को अंडरलाइन किया। आर कैसे यूज करते हैं आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं या? तो यहाँ पर मैथमेटिकली आर का मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक या तो ए से हुए, यानी कि आप समटाइम आर को ना आप डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो इससे मतलब होता है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों के पास कोई मेहमान आते हैं, आप लोग कहते हैं आप ठंडा लेंगे या गर्म, तो उसका मतलब आप उनको दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। वो मेहमान चाहे तो वो ठंडा ले, चाहे तो गर्म ले, या चाहे तो दोनों ले, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये देखिए 1 2 3 ए से है, 4 5 6 बी से है, मगर यहाँ पर ऐसा नंबर था 3 शायद जो दोनों में था, ठीक है, 3 दोनों में, तो उसको भी हमने लिखा है। बहरहाल दिस इज बाय डेफिनेशन यूनियन। वैसे इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का ये सिंबल है, आप लोगों को पता है, ये हम रिवाइज करें तो हम कहते हैं एक्स इसका मेंबर है इंटरसेक्शन का, सच डेट को इस तरह भी लिखते हैं। सच डेट का मतलब आगे इस एक्स की डेफिनेशन मतलब बताई जाती है कि एक्स है क्या इनफैक्ट, ठीक है। सच डेट ऐसा एक्स जो कि ए से हो और ऐसा सेट जो सर बी में हो, ठीक है। तो एंड का मतलब दोनों में हो। तो इस केस में, इस एग्जांपल में 3 है ऐसा सेट जो जिनका ताल्लुक या तो ए से भी है और सॉरी या नहीं एंड ए से है और बी से है, वो 3 है। यस बताएं। सर मेहमान को तो हम चाय के साथ बिस्किट भी देते हैं। मतलब एक एग्जांपल दिया ना, आप लोग चाहें तो बहुत सारी चीजें जो है ना इंक्लूड कर सकते हैं। आवाज क्लियर आ रही है अब? अच्छा, पता है क्या है, ये जो आपने चीजें पढ़ी है ना, दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1। अगर आपके पास बुक होगा तो आप लोग देखेंगे कि 13.1 में इसी तरह के दो सेट किए जाए, आपको उसको यूनियन बताएं, इंटरसेक्शन बताएं, कॉम्प्लीमेंट कर लें। यस सर ये यूनियन ये इंटरसेक्शन तो समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट का थोड़ा फिर से एग्जांपल दे दें। कॉम्प्लीमेंट माइनस आपको पता है
ए माइनस जी बी, सर, जी सर, जिसको हम कहते हैं ए डिफरेंस बी, क्योंकि माइनस तो आपको पता है नंबर्स में होते हैं, दो सेट के लिए डिफरेंस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ए डिफरेंस बी ये इस तरह होता है सिंपल, या हम इसको समटाइम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी की जो डेफिनेशन है वो मैं लिखता हूँ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, पहले सेट से मेंबर हो, एंड जो दूसरा है उससे ना हो, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इस केस में ए जो है ना वो आपके पास था 1 2 3, और बी में जो था वो एलिमेंट थे 3 4 5 6। तो बता सकते हैं नाउ व्हाट इज ए डिफरेंस बी? सर 1 2 सर 3 नहीं, 1 2 आएगा। 1 2 4 5 6, 1 2 ही आएगा ना, यस 4 5 ठीक 6 है, नहीं आएगा सर? नहीं 4 5 6 नहीं। तो डेफिनेशन क्यों देखिए सर? ना, एक्स के मेंबर होने चाहिए मगर बी के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए के मेंबर, ऐसे ए के मेंबर जो बी में ना हो, तो इस वजह से मैंने 1 2 लिया। तो क्योंकि अगर मैं 3 भी लेता, 3 ए में है मगर 3 का ताल्लुक बी से भी, तो मगर हमने कहा था कि बी में ये नहीं होना चाहिए। तो ए में हो ठीक है सर, ठीक है। बी में नहीं हो, तो कौन से हो गए? 4 5 6 तो बी में है मगर हमने कहा था बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ, बी डिफरेंस ए आप लोगों से पूछता हूँ, तो वो बताएं क्या होगा। अब हम बी के एलिमेंट देखेंगे जो कि 3 5 4 6, मगर आपने ये ध्यान में रखना है कि वो उनका ए से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, जो कि क्या होगा इस केस में 4 5 6 4 5 6, ठीक है। अब जब आपने डिफरेंस देख लिया है, तो मैं अब आपसे कहता हूँ कि जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो यू डिफरेंस ए होता है, ठीक है। तो हम यू के एलिमेंट देखते हैं जो कि ए में ना हो, तो इस वजह से मैंने एग्जांपल दिया था। वैसे अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल दूं तो बता सकते हैं, सॉरी बता सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस बी। यू डिफरेंस बी, तो बताएं क्या होगा यू डिफरेंस बी? बी जो है ना u वो आपके b पास 4 3 5 4 5 6 है, और यूनिवर्सल सेट था आई थिंक 1 2 अप टू 1 2 7। सर ये हो जाएगा 1 2 7 8 9 10। ये हो जाएगा 1 2 7 8 9 10। इज इट क्लियर आपने? अच्छा, इसके अलावा हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अभी हमने देखा कि ये टेबुलर मेथड है लिखा हुआ, ठीक है, या लिस्टिंग मेथड भी हम कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। ये जो इससे पहले मैंने लिखा था, ये जिसमें हम वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं रूल मेथड, हम रूल से डिफाइन करते हैं, ठीक है, या समटाइम्स इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड। और तीसरा ये होता है, अगर मैं ये लिखूं लेट सपोज सेट ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। थर्ड वे में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्लियर फ्रॉम वर्ड, हम अपने अल्फाजों में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, सेट को। मतलब अगर मैं इसमें लिखूं सेट, आप इसको मैं यू को बी कॉम्प्लीमेंट या यू को लिखना चाहता हूँ, सेट ऑफ लेट सपोज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो ये डिस्क्राइब किया है ना अपने अल्फाजों में, तो ये यू होगा इनफैक्ट लिस्टिंग मेथड में, ठीक है, आपको पता है। अच्छा, एक और मेथड होता है जिसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, उसमें हम यूनिवर्सल सेट को एज ए मतलब ये रेक्टेंगल में बनाते हैं, ये हमारा यू होता है, और इसके अंदर जो सेट होते हैं वो उनको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज ये ए है और लेट सपोज ये बी है, इनको हम ओवरलैपिंग कहते हैं क्योंकि 3 कॉमन था इस केस में, ठीक है, और 1 और 2
1 2 3 ए में था और बी में था 3 आ गया, 4 5 6 आ गया, बाकी जो रिमेनिंग है उसको बाहर लिखते हैं, 6 तक आ गए तो ये मैं लिखूंगा 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट जो इसी एग्जांपल में हमने किया था, तो इस तरह हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो नल सेट ना हो। अच्छा, नल सेट क्या होता है? इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। 5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह हम कोई एलिमेंट नहीं रखते। ठीक है, तो अगर इनकी इंटरसेक्शन नल सेट हो तो वो इस तरह हम करते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कोई भी रीजन नहीं, दरमियान वाला ए इंटरसेक्शन भी होता है जिस तरह इस केस में, अगर ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? अच्छा, एक और होता है सबसेट, वो क्या होता है? आप लोग हो ना क्लास में, सुन रहे हैं ना मुझे? ये सेट जो सेट उस यूनिवर्सल सेट के अंडर में हो, मतलब अगर यानी मैं कि इस तरह रखता हूँ ए सबसेट बी है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो। ठीक है, यानी कि फॉर सही एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1 2 ए हो, फॉर एग्जाम्पल बी में लिखता हूँ लेट सपोज 1 2 3, तो now A is subset of B. Why? Because all elements of A are present in set B. So this is subset. तो इस केस में जो हमारा बनता है वेन डायग्राम, वो इस तरह होता है कि B बड़ा होता है, बाहर होता है। ठीक है, मगर A इसके अंदर होता है। तो ये है A सबसेट ऑफ B। तो जब आप वेन डायग्राम बनाए तो आपको ना ए और बी के दरमियान रिलेशन देखना पड़ेगी कि इनफैक्ट सबसेट है तो इस तरह बनाए, ओवरलैपिंग है तो अकॉर्डिंग बनाए, या डिसजॉइंट है तो उसी तरह बनाए। तो ये सबसेट है। ठीक है, आंसर अगर ए के एलिमेंट ज्यादा होते 20 से तो ए ऊपर आ जाता है, हाँ, सबसेट जो होगा वो अंदर होगा। ठीक है, वो अंदर ही होगा वो अंदर होगा। भले एलिमेंट्स के ज्यादा हो या कम हो। नहीं, जब सबसेट होगा तो डेफिनेटली जो सारे एलिमेंट उसके अंदर आ गए, तभी तो हम लिखते हैं ना। जब हम ये लिखते हैं लेट सपोज ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये होता है कि बी कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। सो ये ए सिमिलर होगा या इक्वल भी हो सकता है, मगर ये डेफिनेशन ये बता रही है कि क्योंकि बी जो भी हो, अगर आप सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर हो तो ए विल बी इनसाइड ऑफ बी। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ए में एलिमेंट्स हो 1 2 3, बी में हो जस्ट 1 2, तो अच्छा, अगर उस ए में 1 2 3 हो, ठीक है, ए में 1 2 3 हो और बी में जो है ना वो 1 2 हो, नाउ क्लियरली यू कैन नॉट से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। व्हाई? 3 is present in A but 3 is not B, but here in this case B will become subset of A. Now इस केस में अगर आप वेन डायग्राम बनाना चाहें तो B क्योंकि सबसेट A का है तो B अंदर जाए, ये A बाहर हो। ठीक है, B तो A तो सबसेट नहीं हुआ ना B का इस केस में। ठीक है, जी सर। अच्छा अब हम आते हैं काउंटिंग रूल के तहत, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी के अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे, हम उसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम ये मालूम सर यहाँ करना पे एक और चाहते हैं। क्वेश्चन भी है हाँ बताओ। 13.1 में, हाँ बताएं। एक कह रहा है रीडिफाइन ईच सेट बाय इनमरेशन। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन? सर 6 to 10 कोई क्वेश्चन है इन एक्सरसाइज 6 to 10 13.1। यस। ठीक है सर, तो उसमें कह रहा है रीडिफाइन ईच सेट बाय इनमरेशन। अच्छा, इन्यूमरेशन वो हमारा लिस्टिंग मेथड ही होता है। ठीक है, उसके अलग नाम है, यानी कि
दूसरे लफ्जों में ये कहता है कि आप लोग या टेबुलर मेथड, ये मतलब सेट के रिप्रेजेंट करने के ये डिफरेंट नेम्स है। तो एनिमरेशन का मतलब आप लिस्ट करें। तो फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन है, ए सच दैट ए इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर ग्रेटर देन नेगेटिव 10। तो इसका बताएं एनिमरेशन मेथड क्या होगा? करके दिखाना सर एक। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यस मैं सबके लिए लिख रहा हूँ, 6 में क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मुझे बताएं क्या है ए। अब ए एलिमेंट है सच दैट ए इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर। नेगेटिव ऑड इंटीजर का पता है ना आप लोगों को? याद नहीं है सर, पता था हम्म, फिलहाल याद नहीं आ रहा। तो जब आप सेट पढ़ेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि आपको बेसिक्स जो नंबर्स के सेट उनका पता हो। जिस तरह नेचुरल नंबर का पता, इंटीजर का पता होना चाहिए, रियल नंबर, इनको आप लोग जो है ना वो नर्सरी या केजी का या फिर 7th 8th के बुक से ना आप लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, या रियल नंबर, या मतलब क्या चीज़ होती है, आर्ट क्या होता है, इवन क्या होता है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि आपको पता है। चले मैं लिखता हूँ। तो जो इंटीजर होता है वो इस तरह होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर होते हैं, यानी कि ये नेगेटिव होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जेड से शुरू करते हैं। ठीक है, और आड क्या होता है? फिर आड ऐसे नंबर जो कि कंप्लीट 2 से डिवाइड ना हो सके। ठीक है, तो आड होते हैं फॉर एग्जाम्पल +-1, +-3, +-5, ये से आड होते हैं। आप लोग क्या ताक कहते हो या एक ही कहते हो? इवन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो, 2, 4, 6। की सर की अच्छा की। और इवन को आप क्या बधी कहते हो? बड़ी ठीक है, तो अब ये इंटीजर भी आ गए, आड भी आ गया, इवन भी आ गया। मुझे बताएं ऐसे कौन से नंबर से ए, अब इसको इस डिस्ट्रीब्यूट सॉरी इसको जो लिस्टिंग मेथड, ये जो अपना सिंबलिक मेथड है ना, इसको आपको रीड करना आना चाहिए। ये कहता है कि सेट है जिसके अंदर ए पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये सच डेट कहलाती है, जो सच डेट जो क्या करता है, ए के लिए ना बताता है, ए की एड्रेस देता है कि ए इनफेक्ट है क्या। इसमें तीन तीन ए के बारे में कंडीशन आपको बताई गई है। एक तो ये है कि ए जो है ना, पहला तो नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, और दूसरा वो आड भी है। ठीक है, आड है तो इंटीजर भी, आड इंटीजर है मतलब। ठीक है, या आड भी है और इंटीजर भी है। और तीसरा वो -10 से ना बड़ा है, ग्रेटर है -10 से। तो अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा ए होगा जो इन तीनों की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरे? वो हमारा सेट होगा, और इस सेट का नाम है ए। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि आप लोगों का ये जो सेट है उसको हम लिखना चाहते हैं लिस्टिंग मेथड, यानी कि एनिमरेशन मेथड में, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट हम लिखना चाहते हैं। जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8, मतलब एग्जैक्ट नंबर जिस तरह ये लिखा है, इस मेथड में हम लिखना चाहते हैं। यस, मुझे बताएं व्हाट शुड आई राइट हियर? ऐसा इंटीजर बताओ जो नेगेटिव भी हो, आड भी हो और -10 से बड़ा हो। सर -9 -9 -11 -9 -9 -9 और -7 -7 -5 -5 -3 -3 -3 -1 -1। फिर बस, फिर क्या? सर फिर आगे पॉजिटिव भी तो आ रहे हैं अगर इंटीजर की बात है तो। नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव, तो इससे क्या मतलब? इसका मतलब है कि सिर्फ नेगेटिव वाले आएंगे। तो यहाँ इसके बाद तो नहीं आएगा ना, यानी कि इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ।
अब आप देखेंगे ए ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे ऐसे इंटीजर हैं जो नेगेटिव भी हैं, ऑड भी हैं और -10 से बड़े भी हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन 6 का, जैसा आपने यहाँ तक करा। -10 से बड़े हैं ना ये? ठीक है, काउंटिंग रूल की हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट हो तो उसके एलिमेंट्स को आप लोग किस तरह काउंट करेंगे। ठीक है, मुझे बताएं, आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, स्टेटिकली एक्सपेरिमेंट करें। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है ना कोई डाई को रोल करते हैं, खेलते हैं ना आप लोग लूडो गेम छक्के, तो डाई को रोल करें। तो जब आप डाई को रोल करेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, यही पॉसिबिलिटी है ना। तो इस स्टेटिकली एक्सपेरिमेंट में आपके पास आउटकम 6 आ रहा है। ठीक है, या आप लोग पॉइंट को टॉस करें तो कितने आउटकम्स आएंगे? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, मतलब आप किसी एक साइड को हेड करें, किसी एक साइड को टेल, दो ही ऑप्शन है। ठीक है, मगर मुझे बताएं कि हम एक्सपेरिमेंट को जिस तरह कर रहे हैं कि हम दोनों को अभी मिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं मतलब इस तरह गेम कर रहा हूँ कि मैं पॉइंट को भी टॉस कर रहा हूँ और फिर डाई को रोल कर रहा हूँ। तो बताएं कितने आउटकम्स आएंगे इसको एज एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हुए, कितने आएंगे? इस कितने तक सर पहुंचने के काउंट लिए में तो कॉइन में तो 2 आएंगे। एक तो मेथड ये है कि आप ट्री डायग्राम बनाएं। ट्री डायग्राम क्या होता है? आप लोग लिखें कॉइन के लिए, लेट सपोज यस मुश्तबा, कॉइन के लिए या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो सर और अगेन जब हम हेड करेंगे तो हेड के बाद हम डाई को रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 1 2 3 4 5 6। या लेट सपोज अगर आपके पास कॉइन में ये ट्री डायग्राम कहलाती है, कॉइन को जब पहले टास्क किया तो टेल आया, उसके बाद आपने डाई को रोल किया तो अगेन आपके पास ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंट ब्रांचेस बनेगी वो इस तरह होगा कि हेड के साथ या तो 1 आए या हेड के साथ 2 आए, हेड के साथ 3 आए, इसी तरह हेड के साथ 6 आए, या फिर टेल के साथ 1 आए, टेल के साथ 2 आए और इसी तरह टेल के साथ 6 आए। तो मुझे बताएं कितनी पॉसिबल हो गई ये आउटकम? 12। 12। ठीक है, तो 12 इज नथिंग दैट इज 2 टाइम्स 6। ठीक है, यानी कि 2 किसका? इसका कॉइन का, और 6 किसका? डाई का। तो हम इसको ना इजीली इस ट्री डायग्राम बनाने से पहले मल्टीप्लाई रूल या प्रोडक्ट रूल के तहत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो काउंटिंग रूल का पहला मेथड, फर्स्ट काउंटिंग प्रिंसिपल होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है या मल्टीप्लिकेशन रूल, एक ही बात है। ठीक है, क्या कहता है ये रूल? आप लोगों ने भी इसका एग्जांपल देखा, तो देखो ये पेज है बुक में। पेज नंबर बता दिए सर, हम देखते हैं इधर।
आप लोग देखें पेज नंबर 568। 68 सर 568 568 ये सर है इधर। ठीक है। 568 में आप लोग एकदम देखें प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन एग्जाम्पल होगी, 10 ठीक है। चले मैं रीड कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें if two experiments are performed in order and there are n1 possible outcomes for the first experiment, n1 ways है जिस n1 ways से हम पहला ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और n2 से हम दूसरा ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी और तो टोटल इस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आएंगे वो उन दोनों की प्रोडक्ट आएगी n1 और n2। और इसी तरतीब के साथ मेरे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें सब टास्क हैं, ठीक है, डिफरेंट, यानी कि एक टास्क n1 वे से परफॉर्म हो रहा है, दूसरा टास्क n2 से परफॉर्म हो रहा है, लेट्स सपोज तीसरा n3 से हो रहा है, चौथा n4 से हो रहा है। तो अब तो लेट्स सपोज nk तक सब टास्क हैं, दीज आर नंबर ऑफ सब टास्क। तो ये जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे या नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, ठीक है। जिस तरह इस केस में हमने इससे पहले केस में ना हमने दिया था 2 टाइम्स 6, तो जितने भी सब टास्क हैं उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर आप करते हैं 2 मरतबा डाई को रोल, तो एक मरतबा 6 आउटकम्स, दूसरी मरतबा 6 आउटकम्स, तो दोनों की प्रोडक्ट 36 बनेगी। तो इसका मतलब अगर आप 2 मरतबा डाई को रोल करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स इस तरह आएंगे, लेट्स सपोज पहला 1 1 आएगा, लेट्स सपोज 1 2 आना है, इसी तरह 1 6 आ रहा है और 2 6 आ रहा है, पहले पर 2 दूसरे पर सॉरी दूसरे पर 1 2 2 आ रहा है, लेट्स सपोज 2 3 आ रहा है, इसी तरह 2 6 आएगा। तो इसको आप सबको काउंट करेंगे ना तो आपको मिलेगा कि इसके टोटल 36 आउटकम्स आ रहे हैं वाइल रोलिंग 2 टाइम्स डाई। दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। और इसी तरह चलिए मैं तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ आप अच्छे से समझे, क्योंकि ये बेसिक रूल है जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, प्रोडक्ट रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। उसी के साथ हम जनरलाइज करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, तो इसको अंदर आपने बेहतर तरीके से समझ जाए। मुझे बताएं कि आप लोगों के पास लेट्स सपोज एक पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर 1, दूसरी पिक्चर 2 है, तीसरी पिक्चर 3 है। इसको आप लोग अरेंज करना चाहते हैं किसी दीवार के ऊपर, ठीक है। तो कितने डिफरेंट तरीकों से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों से कर सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज एक मेथड ये आपने अप्लाई किया, दूसरा ये किया कि 1 को उसी तरह रखने दिया, बाद में 3 लगाया दीवार के ऊपर, फिर दूसरी लगाई, ये एक वे हो गया, ये दूसरा वे हो गया। या फिर आप लोग इस तरह कर सकते हो कि पहले 2 तस्वीर लगाई, उसके बाद पहली लगाई, उसके बाद तीसरी लगाई। या फिर इस तरह हो सकता है कि आपने 2 लगाई, फिर 3 लगाई और उसके बाद 1 लगाई। एक मेथड, वैसे ही मैं कितने मेथड ये बना सकता हूँ। या फिर इस तरह होगा कि ये 3 हो सकता है, 1 और 2 और 3 2 1, कितने हो सकते हैं इसे। आर यू गेटिंग अनट? यस अहमद 9, तो ये मेरे 6 बनाए हैं, 6 के बाद 7th बताओ कौन सा वे होगा, और फिर 8th बताओ 9th। यस सर 6 ही होंगे बस। 6 ही होंगे ना, 7वीं तो नहीं बन सकती, मुझे बताएं। तो ये इस प्रोडक्ट रूल के तहत हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि ये मैंने बनाया है ना, एग्जैक्टली बनाने के बाद हमें काउंट किया 1 2 3 4 5 6। अदरवाइज हम क्या करते, आपके पास पहली पोजीशन है, पहला सब टास्क है, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी तस्वीर के लिए सेकंड सब टास्क, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी के लिए थर्ड सब टास्क, तो ओवरऑल प्रोडक्ट आ रहेगी। मुझे बताओ जब मैं पहली तस्वीर बनाऊंगा
पहली तस्वीर लगाऊंगा, सॉरी। तो पहली पिक्चर के लिए कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने तरीकों से मैं फर्स्ट पिक्चर को लगा सकता हूँ। यहाँ पर या तो लेट सपोज 1 आ सकती है, या 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है। तो मैं 3 डिफरेंट वेज से पहली पिक्चर लगा सकता हूँ, ठीक है। ये सुनो, यस 3 रूल Yes, sir. अप्लाई, याकूब सही कहा। और जब एक Yes, तस्वीर sir. मैंने फिक्स कर ली, लेट सपोज 1 फिक्स की, तो सेकंड के लिए मुझे, मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब इन दोनों में से कोई लगा सकता हूं। तो सेकंड के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, और वैसे ही पहली भी फिक्स हो गई, दूसरी भी। तो थर्ड के लिए एक ही ऑप्शन बचता है। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन रूल बताएगा कि मेरे पास 6 टोटल जो है ना अरेंजमेंट बनेगी। इस 6 को, या 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 को ना, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 को हम 3 फैक्टोरियल भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है। इस फैक्टोरियल का सिंबल आपको पता है कि आपके कैलकुलेटर में मौजूद होता है। आप 3 प्रेस करें और इस फैक्टोरियल को प्रेस करें और इंटर करें, तो आपको ना 6 जवाब आएगा। फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है, n फैक्टोरियल, n इज, लेट्स सपोज नेचुरल नंबर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर है n टाइम्स n-1, n-2 अप टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ठीक है। और स्पेशल केस में जो 0 होता है वो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल वे से हम क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को। मगर ये 3 फैक्टोरियल इज नथिंग, देयर इज फ्रॉम प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के तहत हम इसको ना अरेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग or not? परेशानी तो नहीं कोई आपको? Yes, sir. कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, इतना परेशान, तो नींद आ रही है। अब मैं जो है ना चेंज करता हूँ। किसको नींद आ रही है वैसे? मुझे सर मैं तो विशाल? सो ही गया था, अचानक से आवाज आई, दोबारा उठा। चलें फिर मैं तुमसे बात करता रहूंगा ताकि आपको दोबारा नींद ना आए। चलो, ये सुमित बताएगा। सुमित बता रहे हैं आपके पास इस तरह है कि लेट्स सपोज आपके पास 5 तस्वीरें हैं, ठीक है। 1 है, और ये लेट्स सपोज आपकी तस्वीर है, ये आपके दोस्त की है, और ये फिर किसी और की है। ये आपके मतलब उसकी ये समझ तो गए होंगे, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर आपके पास 6 तस्वीरें, आपने इसको इसमें से अरेंज करना है। यू हैव टू चूज इन फैक्ट 3 पिक्चर्स, और उसको ना अरेंज करना है। बताएं कितने वेज से आप लोग ये टास्क परफॉर्म करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज विल बी देयर? सर थोड़ा सर 3 पिक्स चूज करें कैसे, मतलब? आपके पास, चले मैं एक कम कर लेता हूँ, 5 पिक्चर हैं, ठीक है। या कैलकुलेशन में फिर बनाऊंगा तो लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। मेरे पास 4 तस्वीरें हैं, और 24 वे से आप लोगों ने 2 ही पिक्चर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सुमित, क्लियर है? आपके पास सामने 4 तस्वीरें हैं। आपसे कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी के कोई भी 2 पिक्चर चूज करें और उनको अरेंज करें। इन हाउ मेनी वेज कैन यू परफॉर्म दिस टास्क? यानी कि एक एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं कि पहली तस्वीर उठाएं और दूसरी उठाएं, तो इनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से अरेंज कर पहली सकते हैं, उठाएं, ठीक है? तीसरी उठाएं, या तीसरी उठाएं, या पहली उठाएं और तीसरी उठाएं। तो सर तीसरी आपके और पास चौथी। तो वैसे ये कितनी बनाएगी? मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर, टोटल नंबर। सर 16। सर अगर 4 नंबर हैं तो 24 होंगे। सर 4 नंबर से 24 बनेंगी। नहीं, 24 बनेंगी। सर अगर 4 नंबर उठाते हैं तो 24 नहीं बनेंगी? नहीं, 4 नहीं उठाने, 1 2 आपने 2 6 उठाने। बनेंगी सर। आपने सर 2 2 उठाने। उठाने हैं तो 2 बनेंगी। सर अगर हम 2 उठाते हैं नहीं, ये 2 तो और 2 3 तो यानी 6 बनेगा। नहीं, 2 6 और 3 बनेगी। आप 1 और 2 भी तो उठा सकते हैं ना। 1 2 तो उठाएं, सर लेट 1 और 2 सपोज का
1 और 3 उठा सकते हैं, ये दूसरी हो गई। आप लोग चाहें तो 1 1 और और 4 उठा सकते हैं। आप सर चाहें 6 तो बनेगी 2 2 और 1 सर और आपने तो 2 चूज किए ना सर। सर ये ये 16 दो है बनेंगे ना, 16। ये 2 ही है ना, ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें सब में 2 है। या 5वीं पॉसिबिलिटी है, आपको ये कहा जाए कोई भी 2 उठाएं, आप इनमें से 1 2 3 नहीं उठा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं 2 और 4 उठा रहा हूँ, तो ये भी तो 2 है ना। एक एक पे ये बनेगा कि आप 2 और 4 उठाओ, या फिर ये हो सकता है कि 3 और आप लोग 4 उठाओ। तो हम 2 ही तो सिलेक्ट करें ना सब में, ठीक है। मगर हमने इसको अरेंज भी करना सर है। बट जब आपने आप 1, 4 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हैं सर, हमें लगा हाँ आप। चार चार ये ठीक 4 है है ना, सर, इनमें ठीक से है, तो 2 सिलेक्ट किए ना ये सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है सर, ठीक है मगर सर। फिर हमने अरेंज भी करना है। अरेंज के लिए आपको पता है ये 1 2 अरेंज हो सकता है, या फिर 2 और 1 ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है ना। 7 आप लोग इन सब का रिवर्स करें तो मुझे बताएं, ये हो जाएगा 3 1, और 9th में आ जाएगा 3 1 है तो 1 4 है तो ये 4 1 आएगा। तो इसी तरह कितनी टोटल वे बनेंगे। 10 में 2 3 है तो ये 3 2 आएगा, सर 12। 12 आएगा, वेरी गुड, ठीक है। 11 में आएगा 4 2, और 12 में आएगा सर नमाज पढ़ 4 लें 3। तो टोटल वेज जो है ना वो 12 बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, अच्छा ये तो हमने खुद बनाया, मगर प्रोडक्ट रूल जो है ना आपको ना इसका आंसर दे सकती है, क्योंकि हमें 2 ही तस्वीरें सिलेक्ट, ये मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कर रहा हूँ, 2 ही पिक्चर उठानी है। तो पहली के लिए आपके पास कितने टोटल वेज हैं, हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट 1 पिक्चर आउट ऑफ 4 वे से आप लोग कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 कोई भी एक हो सकती है। और फिर आपने एक सिलेक्ट की तो दूसरी पिक्चर के लिए आपके पास टोटल कितने वेज हैं, 3 है। तो 4 और इनफैक्ट नहीं 3। 4 टाइम्स 3 जो है ना वो सर 12 इसकी बनेंगे समझ नहीं दूसरे। आई। एक्सक्यूज मी सर, इसकी समझ नहीं आई, क्योंकि हम लोगों ने 2 पिक्चर्स लेनी है, तो 2 पिक्चर्स को तो हम 2 तरीकों से सेट कर सकते हैं, 4 से तो नहीं कर सकते। नहीं लाइक नहीं नहीं 1 नहीं और नहीं, 2 एक को मिनट। लिया है। ये 1 2 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पहली जगह को फिल करने के लिए आप यहाँ पर कौन कौन सी तस्वीर लगा सकती हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज दिस फर्स्ट प्लेस। तो आप कहेंगे कि हम पहली लगा सकते हैं, दूसरी लगा सकते हैं, तीसरी लगा सकते हैं, चौथी लगा सकते हैं, तो हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव। तो आप कहेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है ना, इन चारों में से कोई भी एक आ सकती है ना। अब आपने यानी कि दीवार जी की सर। एक प्लेस फिल कर दी है, ठीक है, एक तस्वीर लगा दिए, फिक्स कर दिए। तो जब आप दूसरी तस्वीर लगाएंगे तो मुझे बताएं कि एक तो हो गई फिक्स, दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास रिमेनिंग कितने कितने पॉसिबल ऑप्शन बचेंगे। 3। 3। तो प्रोडक्ट रूल बताता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें 12, तो ये 12 तस्वीरें ना जो आपने इससे पहले देखा है वो हमने एग्जाम्पल पहले किया है, मगर प्रोडक्ट रूल बाद में अप्लाई किया। तो आप लोग इस अरेंज करने से पहले आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं थ्रू प्रोडक्ट रूल के, आप 4 × 3 करें तो 12 आएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 12, यानी कि 4 टाइम्स 3 जो है वो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि क्योंकि आप लोग अब इन जनरल की मैं बात करूंगा, इन जनरल, ठीक है। इन जनरल आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल, और आप अरेंज करना चाहते हो, लेट्स सपोज r की मैं बात करूं, ठीक है। यू अरेंज r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n। जिस तरह इस एग्जांपल में n 4 था और r हमारा 2 था, तो 4 से 2 का अरेंज किया। अब इन जनरल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r हम अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो सर काइंडली सुमित 15 मिनट की ब्रेक दे दे नमाज के लिए। सुमित तुमने मतलब कब से नमाज पढ़ना शुरू की है। सर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। यानी मतलब मुझे 5 मिनट दे, इसको
खत्म कर लेना फिर ब्रेक करते हैं। ये जो अभी मैं बना रहा था ना एन ऑब्जेक्ट्स आर, इसको जनरल फार्मूला बताऊं तो हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, मुझे बताएं एन ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट होगी, आपने अभी बताया था एन फैक्टोरियल। ठीक है, और इनका हमें पता नहीं कितने नंबर से हम एन ऑब्जेक्ट्स आर से सिलेक्ट करके हम उसकी नोटेशन में लिख रहा हूँ। लेट सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ एन पी आर, इसका हमें पता नहीं कि कितना है, उसका हम फार्मूला बनाना चाहते हैं। ठीक है, और एन पी आर का नहीं पता तो लेट सपोज कोई भी क्वांटिटी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इस तरह कर रहे हैं कि मैं आर जब सिलेक्ट करूंगा तो उस आर, जिस तरह आपने 2 सिलेक्ट किया तो 2 में से आपने कहा कि लेट सपोज 1 या 2 होगा या 2 और 1 होगा, तो इन 2 को कितने वे से अरेंज किया था, आपने कहा था 2 फैक्टोरियल। तो वैसे मैं आर सिलेक्ट कर रहा हूं तो आर को मैं अरेंज कर सकता हूं आर फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, आर यू गेटिंग नॉट? और जब मैं इसे एन आर माइनस किया तो बाकी रिमेनिंग कितने बचेंगे? थोड़े से सॉरी बचे। नहीं, ये होगा एन माइनस आर, क्योंकि हमने एन पी आर को मैंने अरेंज किया है नंबर ऑफ, इसको मैंने अज्यूम किया है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टिंग आर फ्रॉम एन। तो जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको मैं एन माइनस आर फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, और टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो बोथ विल बिकम इक्वल, और ये क्वांटिटी नॉन जीरो है तो उस तरफ डिवाइड करेगी, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर फ्रॉम एन है वो मिल जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जो कि इससे पहले हमने किया, लेट सपोज एन 4 है और आर 2 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम वेरीफाई कर सकते हैं 4p2 इज नथिंग दैट इज एन फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 कैंसिल हो जाना है, आपको मिलेगा 4 टाइम्स 3 दैट इज 12। तो दिस p इज नोन एज परमुटेशन, ये परमुटेशन है। एन पी आर सिलेक्ट करते हैं, टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एन होते हैं, उसमें से आर सिलेक्ट करते हैं जिसका फार्मूला ये है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप के दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल व्हाट इज इन फैक्ट परमुटेशन। परमुटेशन में हमने देखा कि ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि तस्वीर की अरेंजमेंट जो हमने की थी, या इससे पहले आप लोगों इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, फर्दर क्लियर हो तो हम कुछ सॉरी ब्रेक करते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपके पास है लेटर, चलिए मैं इस तरह करता हूँ ए बी सी डी ई एफ। आपने क्या करना है, ये कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 लेटर में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और 6 परमुटेशन 3 में, यानी कि ए बी सी डी में से कोई भी 3 लेटर के कितने वर्ड आप बना सकते हैं, तो आप कहेंगे 6 परमुटेशन 3 दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इतने वे से आप लोग 3 लेटर अरेंज कर सकते हैं, तो आपको नंबर इस फार्मूले से इजी मिल जाना है। तो इसी तरह एक क्वेश्चंस भी होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए लेट सपोज एक वर्ड है MATH, तो इसके डिफरेंट कितने वर्ड्स हम इन लेटर्स को आगे पीछे करके कर सकते हैं, तो हम कहेंगे वाई बिकॉज वी आर अरेंजिंग ऑल लेटर्स 4, तो ये सिंपली 4 फैक्टोरियल हो जाना है, या फिर आप इस तरह कहेंगे 4 परमुटेशन 4 यानी 4 आउट ऑफ 4, या फिर प्रोडक्ट रूल के तहत आप लोग पहली लेटर के लिए क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी है, दूसरे के लिए फिर 3 बचेंगी, और इसी तरह 2 और 1 बचेंगे। ठीक है, इसमें एक ही लेटर एक मर्तबा ही रिपीट होता है। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ
मैं अब आप लोगों के पास लेट सपोज एक आपके पास 4 मार्कर्स हैं। लेट सपोज एक मार्कर है ब्लैक, दूसरी है ग्रीन मार्कर, और लेट सपोज रेड है, और लेट सपोज एक है पर्पल। ठीक है, तो आप लोग इनमें से सिलेक्ट करें एनी 2 मार्कर्स। टोटल 4 है और आप सिलेक्ट कर रहे हो 2। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट? बताएं। सर 12। 12 सर 12। 12 कौन सी? मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ लेट सपोज ब्लैक ग्रीन, या ब्लैक रेड, या फिर ब्लैक पर्पल, क्लियर। या फिर मैं कर सकता हूँ लेट सपोज ग्रीन रेड या ग्रीन पर्पल कर सकता हूँ, या फिर रेड और पर्पल, यही कर सकता हूँ ना। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताएं 7वां कौन सा आएगा एलिमेंट मेथड? ये तो 6 आ रहा है मेरे पास। यस सर। तो 6 बनेंगे ना, आप फिर 12 कैसे करें? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप लोग क्या कर रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो ना, और आप लेट सपोज अगर आप ब्लैक और ग्रीन मार्कर सिलेक्ट करते हो या ग्रीन और ब्लैक कर सिलेक्ट करते हो, तो आपके हाथ में तो वही सेम 2 मार्कर आएगी ना। तो उनको आप अपने हाथ में ब्लैक ग्रीन करें या ग्रीन ब्लैक करें, एक ही बात है ना। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें क्या नहीं करते सर? सर ऑर्डर एक बंदे मैटर। को ऐड करते हैं। किसको? वेटिंग में देखें। ठीक है, ओके। यानी कि परमुटेशन आप लोग देखें, इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था उसमें हमने अरेंज वर्ड यूज किया था। ठीक है, और उसमें आपको पता है कि अगर मैं लेट सपोज 1 2 लिखता हूँ या 2 1 लिखता हूँ, तो ये 12 है और ये 21 है, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसको एक अलग से और इसको अलग से काउंट हमने किया था परम्यूटेशन में। ठीक है, अच्छा सर, तो यानी परमुटेशन में रिपीटेशन यानी होती है कि इसमें नहीं होती रिपीटेशन? यानी कि जिस तरह हमने अरेंज किया था तस्वीर, आपको पता है कि पहले मैं 1 लग अप्लाई करता हूँ, फिर बाद में 2 अप्लाई करता हूँ, या 2 पहले करता हूँ 1 बाद में करता हूँ, तो बोथ आर डिफरेंट वेज। ठीक है, या फिर हमने अरेंज किए थे लेटर्स को, ए में TH लिखता हूँ, इसमें अगर टी और या एम और ए को मैं चेंज करता हूँ पोजीशन, ए पहले लिखता हूँ एम बाद में लिखता हूँ। ठीक है, ये दोनों वर्ड डिफरेंट बनेंगे ना या सेम बनेंगे? तो ये परमुटेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर आपको पता है जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, यानी कि जिस तरह आप लोग कॉमेटिक सिलेक्ट करते हो 2 बंदों की, अब वो 2 बंदे किसी भी तरतीब में हो, कॉमेटी तो सेम होती है ना। यानी कि जिस तरह यहाँ पर आप लोग ब्लैक ग्रीन सिलेक्ट करो या ग्रीन ब्लैक सिलेक्ट करें, एट दी एंड आपके हाथ में तो वही सेम मार्कर्स आएंगे ना। या ब्लैक और रेड करें और रेड और ब्लैक करें, बोथ आर सेम। तो इस केस में जब आपने ये कहा था 4P2 तो 12 आया था, मगर यहाँ पर हम बात करेंगे 4C2 जो कि 6 आ रहा है। ठीक है, एंड दिस 6 कैन आल्सो बी रिटन एज 12 डिवाइडेड बाय 2। सही है, एंड दिस 12 डिवाइडेड बाय 2 कैन आल्सो बी रिटन एज NPR डिवाइडेड बाय 2, या 2 कर लें
इनफैक्ट 2 फैक्टोरियल कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 क्या है, r फैक्टोरियल, तो हम हमारे पास फार्मूला वही है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, बट साथ में हम क्योंकि इसको हाफ कर रहे हैं r फैक्टोरियल के साथ हम डिवाइड करेंगे, कम करेंगे तादाद। तो ये जैसे r फैक्टोरियल इजाफा डिवाइड हो जाना है, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, तो इसका फार्मूला हो जाना है n c r, या समटाइम इसको इस तरह भी लिखते हैं n चूज r, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाता है वही सेम, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये वही है सेम परमुटेशन, ठीक है। डिवाइड करेंगे जस्ट r फैक्टोरियल के साथ, यानी कि एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं। आप लोग मतलब 5 बंदों की कमेटी बनाना चाहते हो, you wait to five committee, build a committee of 5 people out of 10, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे 10 चूज 5, तो कितने वे से बनेंगे, आप कहेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और अच्छा आप लेट सपोज 6 की करें क्योंकि इसका डिफरेंस भी सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफैक्ट 6 फैक्टोरियल, और देन आप कहेंगे 10 माइनस 6 फैक्टोरियल जो कि 4 फैक्टोरियल। इतने वे से आप लोग 6 बंदों की कमेटी आउट ऑफ 10 करेंगे, ठीक है। और इस कमेटी क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन करेंगे। तो दीज आर इनफैक्ट काउंटिंग प्रिंसिपल। हमने 3 इनफैक्ट बेसिकली रूल्स पढ़े काउंटिंग करने के लिए। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टैटिकली, उस स्टैटिकली एक्सपेरिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट रूल के तहत, मल्टीप्लिकेशन रूल था, ठीक है, या आप इसको परमुटेशन से कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करेगा आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, चूज कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, या सिंपली प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है सर। या फिर आप लोग इसमें कॉम्बिनेशन का रिलेशन है। तो ये हमने 3 बेसिक रूल्स पढ़े। यस बताएं सर, अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है? आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ऑर्डर मैटर करता है नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर करता है तो परमुटेशन का होना है, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो वो कॉम्बिनेशन का। सर अगर ये जैसे आपने अभी तस्वीर वाला बता दिया, ये तस्वीर वाला आ जाए तो फिर किसी में पता लगेगा कि ऑर्डर मैटर करता है नहीं करता? अरेंजमेंट में आप लोग बताएं ना कि तस्वीर लगी हुई है दीवार के ऊपर, या फिर आप इस तरह कर लें, लेट सपोज आप लोग पोजीशन करना चाहते हैं, आप लोग 3 बंदों को सिलेक्ट कर रहे हो और उनको ना पोजीशन देना चाहते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता? मुझे बताएं कि फर्स्ट वाला बंदा सेकंड पोजीशन पर चला जाता है, लेट सपोज, या सेकंड वाला थर्ड पर चला जाता है, तो ऑर्डर तो मैटर करता है ना। या फिर अभी मैंने एग्जांपल दिया, लेट सपोज अगर आप ये कहा जाए 4 5 6 7 8, या चले मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट का बनाए 3, in how many ways you can build a 3 digits number out of digits from let's suppose 1 to 9, ठीक है। तो इतने नंबर को ना यूज करते हुए आप लोग कितने 3 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखें एन जो है ना 1 to 9 है, तो ये एन 9 हो गया और आर आपका 3 आ गया। तो अब आप ये देखेंगे कि इसमें परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। आप लोग इन नंबर्स की ना अरेंजमेंट को चेंज करके, पोजीशन को चेंज करके देखें ऑर्डर मैटर करता है नहीं करता, और मुझे बताएं कि क्या परमुटेशन का होगा या कॉम्बिनेशन का होगा। यस सर, परम्यूटेशन का होगा। क्यों परमुटेशन का? अभी तो मैंने नहीं बताया कि आप परमुटेशन अप्लाई करें या कॉम्बिनेशन। सर ऑर्डर मैटर सर, नहीं करता नंबर्स है उसमें। ना, ऑर्डर्स तो मैटर करता है। करता है ना मैटर। करता है। 1 digit can be used only once, एक ही मतलब यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये आप कहेंगे 9 परमुटेशन 3, या फिर आप कहेंगे कि लेट सपोज पहले डिजिट के लिए
9 पॉसिबिलिटी है और दूसरे के लिए 1 फिक्स हो गया तो 8 आ गया, तीसरे के लिए 7 प्रोडक्ट रूल के तहत आपने किया, ठीक है। तो 9 कॉम्बिनेशन 3 इसी के बराबर होता है ना, आप लोग इस तरह करते हैं ना, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली यू विल गेट सेम थिंग, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं, ठीक है, 11 प्लेयर्स की फ्रॉम होल क्लास ऑफ 40, ठीक है। क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 40 क्लास जो है आपके पास, ठीक है। अब मुझे बताएं कितने बेसिक बनेंगे और ये परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है, स्टेटमेंट लिखिए जस्ट। सर ये कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन कैसे, मैंने तो नहीं लिखा कि आप कॉम्बिनेशन फाइंड करें। तो सर पता चल। हेलो, yes, is it clear? हेलो, यस सर, यस सर। तो मैं पूछ रहा था कि बताएं आप लोग कैसे पता चला कॉम्बिनेशन का है। सर मैं अली रजा और अजीज एक टीम में हूँ, या अजीज अली रजा और मैं एक टीम हूँ, एक ही बात है सर। एक ही बात है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ वेज बनेंगे 40 चूज 11, क्लियर। जो भी होगा नंबर आप कैलकुलेट से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर इसी तरह के आप पास स्टेटमेंट्स आएंगी तो आप लोगों को ना इजीली पता चलना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है इनफैक्ट वो परमुटेशन से रिलेटेड है या कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये सर नो, यस सर, यस सर। ओके। तो अब क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो था इस चैप्टर में वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसी को कैलकुलेशन के लिए जो उनकी जरूरत थी परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोडक्ट रूल या सेट थ्योरी थी, उनको हमने देख लिया। तो हम आते हैं इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 13.3 है, ठीक है, बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट 13.3, क्लियर है आवाज? यस सर। अब ठीक है। ओके, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोबेबिलिटी असाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं इसमें एक सेट जो यूज होता है वो एक होता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस होता है, और इसमें इवेंट होता है, ठीक है। इवेंट को और सैंपल स्पेस को क्या कहेंगे, सेट थ्योरी में जिस तरह आप लोगों को पता है कि सेट थ्योरी में हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, वैसे ही हमारा जो सिंपल स्पेस है इनफैक्ट वो हमारा यूनिवर्सल सेट काउंट होगा। एक मिनट में बता रहा हूँ। ऐसा होने भी तो क्या नाम है, मुदस्सिर जो ना होना है होगा, ठीक है, यही सर। हाँ, ठीक है सर। इज इट क्लियर अप है? हेलो, यस सर। तो सैंपल स्पेस के लिए हम डेफिनेशन लिखते हैं कि सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, यानी कि दिस इज जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट, यानी कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते उस
टास्क से रिलेटेड जितने भी आउटकम्स आएंगे उसको अगर हम सेट फॉर्म में लिखें तो वो हमारा सिंपल स्पेस कहलाता है। यानी कि लेट सपोज वो प्रीवियस एक वाला एग्जांपल दे, अगर हम कॉइन को टास्क करते हैं तो हमारे कितने टोटल आउटकम्स आएंगे इस एक्सपेरिमेंट में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसको हम सिंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। या अगर आप डाई को रोल करें तो अब कितने टोटल आउटकम्स आएंगे उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो आप कहेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 अप टू 6, मतलब इस तरह 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल स्पेस होता है। दूसरा इसमें टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी से पहले, वो है इवेंट, ठीक है। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो हमारे सारे इवेंट हो गए, या इसके जितने भी सबसेट होंगे। लेट्स सपोज पहले वाले एग्जांपल में इवेंट 1 हो सकता है हेड, या समटाइम हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं जो हमारा इंटरेस्टेड इवेंट होता है, इवेंट 2 हो सकता है लेट्स सपोज टेल, या इवेंट 3 हो सकता है नल सेट, या इवेंट 4 खुद सिंपल स्पेस हो सकता है, क्योंकि सबसेट के लिए दो प्रॉपर्टी होती है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इवेंट 4 हो सकता है सेम इवेंट। अब होता क्या है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, प्रोबेबिलिटी जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रोबेबिलिटी मेजर करता है अनसर्टेनिटी को। हम क्या करेंगे, एक टूल बनाएंगे जो कि रियल नंबर असाइन करेगा फ्रॉम 0 to 1। क्लियर? यस नो? 0 to 1 करेंगे तो ये आपके पास जो रियल नंबर है ना वो प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा किसी भी अनसर्टेनिटी को। यानी कि दूसरे लफ्जों में हमारे पास जो रियल नंबर थे वो इनफाइनाइट थे, मतलब ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, मगर अब हमने क्या किया हुआ है, इनको फिक्स किया हुआ है फ्रॉम 0 to 1। यानी कि सारे नंबर को आप फिलहाल भूल जाओ जो नेगेटिव हैं, और सारे नंबर आप भूल जाओ जो 1 से ग्रेटर हैं। जो प्रोबेबिलिटी जो असाइन करेगी नंबर वो मैं लिखता हूँ, वो होगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन दैट असाइन नंबर फ्रॉम दिस डोमेन टू एनी अनसर्टेनिटी। और 0 स्पेशल केस है क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो तो इसका मतलब that is not possible. In fact, we are sure कि that event does not happen. और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 1 हो तो वो 100% श्योर। यानी कि अगर मैं ये कहूँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कि टुमारो विल बी लेट्स सपोज थर्सडे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी क्योंकि हम 100% श्योर है। या लेट्स सपोज कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप पूरी क्लास कल आएंगे आईपीएल, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्योंकि दैट इवेंट विल नॉट अकर। तो ये सर्टेनिटी हो जाती है, मगर जब भी ऐसा अनसर्टेनिटी आ जाती है तो हम असाइन करेंगे जो ऐसा नंबर जो 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। किस तरह करेंगे, किससे असाइन करेंगे, उसके डिफरेंट और बहुत सारे मेथड हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो इसकी अलग से कंप्लीट फील्ड है। तो हम जो यहाँ पर आपकी बुक की डिमांड है वो बेशक एक रूल है जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक मेथड है जिसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे किसी भी इवेंट को, ठीक है। वैसे इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, आप लोग देखें सब्जेक्टिव मेथड है या क्लासिकल मेथड है, या फिर बड़ा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इस एक मेथड को ही आप लोग रखेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी भी इवेंट की बात करें, ठीक है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम मेजर करते हैं इस फार्मूले से। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। हम देखेंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दैट इवेंट सेट एंड डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंपल स्पेस इन ऑफ एस। इसको हम ऑर्डर ऑफ ई या ऑर्डर ऑफ एस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिकल मेथड ऐसे समझे कि लेट्स सपोज अगर आपको कॉइन को टास्क करना हो 100 टाइम्स, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आती है, ठीक है, तो आप कहेंगे मतलब आप देखेंगे कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 या टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इस प्रोबेबिलिटी
के लिए हमारे पास अजम्पशन है एक, तो पहले उसको देखें, उसके बाद हम इस पर आते हैं दोबारा। एक अजम्पशन ये है कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल ऑलवेज रिमेन फ्रॉम 0 to 1। जिस तरह से पहले मैंने बात की कि कभी नेगेटिव नहीं होती या कभी 0 1 से ग्रेटर 2 3 4 नहीं होता। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी ओवरलैपिंग या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सम करें अगर हम, तो वो 1 आता है। ठीक है, यानी कि इस इवेंट पे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी को सम करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके तहत हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि लेट सपोज अगर आपके पास ये सिंपल स्पेस है हेड और टेल, तो आपने ये चीज समझनी है कि व्हाट इज एन ऑफ एस। व्हाट इज एन ऑफ एस? इन फैक्ट हियर एन ऑफ एस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेट। सो हेड है कामा टेल है, तो कितने आउटकम्स हो गए, कितने एलिमेंट्स हो गए, सॉरी 2 हो गए, तो एन ऑफ एस 2। और हम एक इवेंट बना रहे हैं जिसके अंदर मैं हेड लिखता हूँ। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज एन ऑफ ई। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे 1। तो इस वजह से इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। 50-50 चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल में देखूं, यानी कि वही डाई का, ये दोनों क्योंकि बेसिक और इजी एग्जांपल है, इस वजह से आप लोगों की इंट्यूशन डेवलप होगी। आगे हम डिफरेंट एग्जांपल करेंगे, मगर यहाँ से ना आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट है हमारे सिंपल स्पेस है आप लोगों के पास। ठीक है, और इसका इवेंट अगर मैं मालूम करना चाहूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट मतलब कोई भी आउट एक सेट है, यानी कि लेट सपोज अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी, इवेंट में लिखता हूँ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 3 5। तो आपको पता है कि अगर आप डाई को रोल करेंगे उनके लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इवन नंबर आएगा या ऑड आएगा। तो अगेन 50-50% चांस है। मगर इवेंट मैथमेटिकली हम किस तरह करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 की हमने कैलकुलेट करनी है, इवेंट 1 की। तो अकॉर्डिंग दिस क्लासिकली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड, ये इस फार्मूले से तहत हम इस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। जस्ट हमें ये दो रेशियो चाहिए, एन ऑफ एस सॉरी। तो हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस सेट ई, 1 2 3 3 है, और हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस एस 6 है। तो दिस इज 1/2, यानी कि 0.5 चांस है कि नंबर ऑड आएगा। वैसे ही अगर मैं इवेंट 2 बना रहा हूँ, ले सपोज 6, तो मुझे बताएं डाई को रोल करने के बाद 6 आए उसके कितने चांसेस हैं, यानी कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। यस, बताएं अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होगा ये। सर 1/6 आएगा। 1/6, यानी कि हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1/6 है। ठीक है, तो ये क्लासिकल मेथड है जो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको मिलता है। ठीक है, और अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि डाई और रोल, डाई और इस पॉइंट के अलावा। ठीक है, देखो अगर बुक में कोई एग्जांपल हो तो वो, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल अपने से कर लेता हूँ। देखें ये इवेंट 1 इवेंट 2 है। चलिए इस एग्जांपल को देखें। ये टेबल है 13.11 की। ठीक है, और उसमें कुछ नंबर हैं पेशेंट के, हार्ट डिजीज और नो हार्ट डिजीज। ठीक है, और उसमें मतलब 3 कैटेगरी बनाई हुई है पेशेंट की। एक तो ऐसे नंबर हैं जो नो एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे सम एक्सरसाइज करते हैं, और तीसरा रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है लेट्स सपोज 10,000। हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स कहें, क्योंकि इसमें ये जो नॉट हार्ट डिजीज है वो पेशेंट नहीं है। ठीक है, सो नंबर ऑफ पीपल्स इन एनी फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल आर 10,000, और इन 10,000 को हमने
दो क्लासेस में तकसीम किया है। एक तो एक्सरसाइज क्लास है, दूसरा है हमारा हार्ट डिजीज और नॉट हार्ट डिजीज का। ठीक है, तो इस टेबल को आप समझिए वैसे ये जिस तरह से पहले हमने देखा था चैप्टर 1 2 3 में जो भी आपने देखा था, तो ये रो बता रही है कि ये ऐसे नंबर है जिसमें तादाद है हार्ट डिजीज का 700 है, 300, और फिर ये कॉलम जो है ना वो तादाद है ऐसे जो एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते। तो और ये इस दरमियान जो नंबर है वो इंटरसेक्शन है, यानी 700 इस पर्टिकुलर की बात करेंगे तो 700 आर द नंबर ऑफ पीपल who have had disease and they are doing no exercise। ऐसे ही ये 300 ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट है जिनको हार्ट डिजीज तो है मगर सम टाइम वो एक्सरसाइज करते हैं, सम टाइम नहीं करते। अच्छा, ये तादाद है 100 बंदों का ऐसे हैं जो जिनको हार्ट डिजीज भी है और वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। तो इनका टोटल 700 प्लस 300 प्लस 100 ये बन जाता है 1100, यानी कि टोटल हार्ट डिजीज का तादाद 1100। ठीक है, वैसे ही नो हार्ट डिजीज में जो नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं वो आ जाते हैं ऐसे हैं जो 1300 हैं जो नो एक्सरसाइज करते हैं, 6600 ऐसे हैं जो सम एक्सरसाइज करते हैं, और 1000 जो है ना ऐसे हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो उनको नो कोई डिजीज नहीं, कोई हार्ट डिजीज नहीं, और इनका सम करेंगे तो हमें 8900 मिलेगा। इनका टोटल 10,000। या फिर आप इन कॉलम को सम करेंगे तो नंबर ऑफ नो एक्सरसाइज पर्सन 2000 है, नंबर ऑफ सम एक्सरसाइज पर्सन 6900 है, नंबर ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज जो है ना वो 1100 है। अब इस 10,000 में से अगर मैं एक रेंडमली पर्सन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक रेंडमली बंदा चूज करता हूँ, तो मुझे बताएं कितने चांसेस हैं या व्हाट इज इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी that person have had disease, for example had disease। इस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू आर कि मैं 10,000 में से एक बंदा सिलेक्ट करता हूँ और ये मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी % चांस है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बंदे को ना है डिजीज होगा। यस, कितने होंगे? हेलो, सॉरी सर, इसको और एक्सप्लेन करें। इसको और यानी कि लेट सपोज आप एक क्लास है जिसमें इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है और मैं एक रेंडमली एक बंदा सेलेक्ट करता हूँ क्लास में से जिसकी तादाद है 10,000, और मैं उनके लिए एक कमेंट पास करना चाहता हूँ कि बताएं कि क्या चांस होगा जिस बंदे को मैंने सिलेक्ट किया उसको हार्ट डिजीज होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 0.1 है, 0.2 है, या 50% चांस है, या 90% चांस है, या 100% चांस है कि उस बंदे को हार्ट डिजीज होने के कितने चांसेस है, वो मैं आप लोगों से मालूम करना चाहता सर अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 10% ही होगा, क्योंकि सिर्फ 1100 है टोटल। टोटल 1100 है। वेरी गुड। तो आप ये कहेंगे क्योंकि आपके पास तो फार्मूला है ना, आप लोग ये देखेंगे कि हाउ मेनी टोटल पीपल हैविंग हार्ट डिजीज और डिवाइड करेंगे, रेशियो करेंगे नंबर ऑफ टोटल पीपल, मतलब इसको पूरे इसको मैं एस नाम दे रहा हूँ, सिंपल स्पेस एस से, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एस। तो कितने हैं जिनके पास हार्ट डिजीज है? 1100 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 10,000, और इनको डिवाइड करेंगे तो नंबर जो आएगा वो इन बिटवीन 0 एंड 1 आएगा, वो आना चाहिए। बताएं क्या नंबर आ रहा है? है ना कैलकुलेटर आप लोगों के पास? सर 0.11। 0. हाँ, ये 0 है तो ये यस 0.11, यानी कि 11% चांसेस है। 0.11 को आप इस तरह भी लिखते हो ना, 11%। ठीक है, तो 11% या 0.11 चांसेस हैं कि उस बंदे को हार्ट डिजीज होगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कहूँ, इस 10,000 में से एक रेंडमली मैं पीपल सेलेक्ट करता हूँ, मुझे बताएं कितनी % चांस होंगे कि वो जो है यानी कि वो बंदा रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, आर ई रेगुलर एक्सरसाइज,
इसके कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांस है कि अगर मैं रैंडमली एक बंदा सेलेक्ट करता हूँ आउट ऑफ 10,000 तो वो बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करता होगा, उसके कितने परसेंट चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? यस सर 0.09। नहीं, और कोई? सर वही 100 से 1100 को डिवाइड करेंगे ना, हाँ, तो कितना होगा? तो वही बता रहा हूँ ना सर, हाँ बताएं। 0.090। 0.90 कैसे? जब वही नंबर है तो उसका आपने 11% बताया, तो इसका भी 11 बताया ना। आप लोग ये देखें कि टोटल कितने बंदे हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। 100 ये 100 तो नहीं, और तो ये 1100, सॉरी सर। 1100, वेरी गुड। अब आपने ना इस कॉलम को सम करना है, ये है टोटल, ठीक है। और बाय 1100। चांस इन दोनों का सम सेम ही आ रहा है, लाजमी नहीं सेम है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल कर लेता हूँ। इसमें तो आप लोगों का वो क्या 0.11, मगर एक रेंडमली बंदा सेलेक्ट करता हूँ, मुझे बताएं क्या चांस होगा कि वो बंदा लेट्स सपोज एक्सरसाइज नहीं करता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्सरसाइज, ये बताएं। सर अब ये 6900 में से होगा। हाँ, एक मिनट सर, डिवाइड बाय 0.69। 0.69 कैसे किया वो सबको बताएं। सर 6900 को डिवाइड किया 10,000 से। नहीं, 6,900 कहाँ से आ गया? सर ये कौन सा है, ये ऊपर थोड़ा करना है ना, डेली एक्सरसाइज नो एक्सरसाइज है ना सर, 2000 को करेंगे हम। हाँ, 2000 को करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। 2000 डिवाइड बाय 10,000, सर 0.2। ये फार्मूला है इसका कि आप लोग तादाद देखें एन ई का और डिवाइड बैक करें टोटल, तो ये टोटल एन ई का ये है। अची वई आहिनि छा वरी वयूं हूं वरी वयूं आहिनि केरु वाले अची वई? अच्छा, सर बस ये क्या बोलेंगे। कितनी आ रही कभी है कभी खुला रह जाता माइक से। अच्छा, यस, क्या बताया? 0.2। सर इसका वरी 0.2 पालक आया। शामी पटाटनि में 0.2 हॉस्टल वांगुरु सर, ये पटाटा की नहीं सर। पोइ चई त मां गैस नाहे साबरा साबरा वो बंद क्यों माइक? सही हो गया साबरा सर। अज वाला पटाटा था पचाया होता कि ना पालक था पचाया। वैसे सॉरी सर पलीअ मम्मी नहीं अहिड़ा ॿुधायो प्रोग्राम थींदा रहनि। वैसे पलीअ जी मौसम आहे, तव्हां को साग पचायो को पली पालक पचायो त पोइ वाह वाह असांखे बि वाह यादि। वाह। लेकिन आजकल वाह घर सही गैस वाह का वाह सही प्रॉब्लम वाह। है ना, वो कह रही है कि अम्मी कह रही है खाला को नहीं इधर लेके आए। न असांखे बि यादि कजो जॾहिं पली वग़ैरह पचायो या पालक पचायो, सॉरी सर मेरा अनम्यूट हो गया। पार्सल न त करे छॾियो, सही है। अच्छा, क्लियर है ये। अच्छा, एक और चीज में आप ये तो आ गया डायरेक्ट जो है ना इवेंट्स, जिसमें आपने रो और कॉलम को आपने देखा, टोटल किया और फिर डिवाइड किया टोटल 10,000 के साथ। मगर मैं अब इस तरह पूछ रहा हूँ, लेट सपोज जहाँ पर चलें दूसरे पेज पर कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह कम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रेंडमली एक बंदा सिलेक्ट करता हूँ, तो बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस बंदे को हार्ट डिजीज होगी और वो बंदा एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं करता होगा। एंड के लिए आपने देखा होगा इंटरसेक्शन किया था, तो मैं आप लोगों से
एक या दो इवेंट की इंटरसेक्शन पूछ रहा हूँ, दिस इज सेम एज HD फॉर हेड डिजीज इंटरसेक्शन NE फॉर नो एक्सरसाइज। इसके कितने चांसेस हैं? यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ 10,000 आई सेलेक्ट वन पर्सन randomly, then what is probability that he has heart disease as well as he is not doing any exercise? So इसको ना मैंने मैथमेटिकली लिखा है HD and NE। यस, बताएं क्या चांसेस हैं? सर टेबल दिखाएं सर। इसका टेबल दिखाएं। हाँ बताएं। सर 0.7% चांसेस हैं। 0.7। तो आप लोग देखें, मैंने अभी बताया था कि ये दरमियान में जो नंबर है ना, ये वाले वो एंड को शो करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। दिस इज एंड ऑफ HD एंड AC। ये ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज भी है और ये सब एक्सरसाइज करते हैं। ये सब इंटरसेक्शन है HD एंड RE। ऐसे पीपल हैं जो एक्सरसाइज नहीं रेगुलर करते हैं और उनको हार्ट डिजीज होगी। वैसे ये इंटरसेक्शन है एज नॉन HD या HD कॉम्प्लीमेंट और नो एक्सरसाइज और इसी तरह। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था इसके बारे में, ऐसे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो एक्सरसाइज भी नहीं करते और उनको हार्ट डिजीज है। 700 डिवाइडेड बाय 10,000 तो 0.07 इसका आंसर आना है, ठीक है। तो दिस इज सेम इज 700। फार्मूला आप लिखें वही सेम, मगर कैलकुलेशन में आपको वैसे मिलेगा, ठीक है। तो 0.07 या 7 0.07, ठीक है। एक एंड का कर लिया तो आप आर का भी कर सकते हैं, यूनियन। तो ये HD R NE बताएं ये क्या होगा? यानी कि R के लिए हम यूनियन को लिखते हैं HD यूनियन NE, ठीक है। इसका क्या होगा? इसमें यूनियन करना है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर मैं रेंडमली पर्सन सेलेक्ट करूं तो बताएं कितनी परसेंट चांस है कि या तो उसको हार्ट डिजीज हो या फिर वो एक्सरसाइज नहीं करता। तो सर ये दोनों की अलग अलग निकाल के फिर ऐड करेंगे? अलग अलग करके ऐड करें या ऐड करके फिर करें, एक ही बात है। मगर पहले मुझे ये बताएं कि इस सेट में कितने, जिस तरह सेट में तो आपने डायरेक्ट बताया ना 700, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे R वाले में? यानी कि अगर मैं सेट बनाऊं तो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बिकम HD यूनियन NE, इसका तादाद क्या होगा? इस टेबल को देखते हुए मुझे बताएं। जिस तरह इसका तादाद तो आपने 700 बताया, नोमिनेटर की बात करो, इसमें नोमिनेटर में कौन सा तादाद रखूं? तो यूनियन में तो टोटल लिख लेते हैं ना हम। हाँ, कितना होगा टोटल? 1100। नहीं, 1100 तो आपने हार्ट डिजीज का HD का बताया, मगर मैं NE के साथ यूनियन कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो कितना होगा? सर इसका 0.2 ही आएगा। टोटल तादाद बताओ पहले। सर 2000 है टोटल तादाद। देखें, ये है पहली रो जो है वो है HD की, और पहला कॉलम जो है
वो है एन ई का, ठीक है। तो इसका तादाद है 1100, इसका तादाद है 2000, तो टोटल कितना होगा इन दोनों सेट की यूनियन अगर हम करेंगे तो सर 3100 नहीं। और कोई? सर ऐड करना है, क्या करना है सर? 1100 हाँ, 2000 को सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है। ये मैंने तो सिलेक्ट सर किया है ना, सबको ऐड करके बताएं कितना आ रहा है। 3100 ही होगा। नहीं और कोई? आप लोग 700 क्या करें, नहीं सर, ये देखें मैं इसको 1 708 2 आएगा। सर मैं 3 बताता हूँ सर 4 इन चारों को 708 ऐड करो आएगा। कैलकुलेटर से, सिंपली बताएं कितना आ रहा है। ये सिलेक्ट किया है ना, मैंने टिक किया है ना चारों को, इनको ऐड करो। यस सर 2400 2000 यस सर 2400। 2400, यस वेरी गुड, दिस इज 2400। तो जो यूनियन आ गया वो आ गया 2400, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 2400 डिवाइडेड बाय 10,000, तो कितना होगा 0.24, ठीक है। तो 0.24 प्रोबेबिलिटी 2400 क्लियर है ना सबको कि किस तरह आया, या फिर मैं इसको बताऊं क्या कैसे आया, फर्दर एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो। लेट सपोज आपके पास इसका वेन डायग्राम बनाए तो इजी हो जाना है। दो मैंने सेट पिक किए जो मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज एच डी का है और ये है एन ई का। आप लोग देखें कि इसमें 700 जो है ना कॉमन है, तो इस वजह से मैं 700 को ना दरमियान में रखता हूँ, यानी 700 ऐसे हैं जो दोनों में है, ठीक है। और फिर एच डी में अगर हम बात करें तो 700 तो आ गया, बाकी 300 प्लस 100 400 बचेंगे, क्योंकि इनका तादाद टोटल 1100 है, ठीक है। तो आप लोग देखें जब मैं यहाँ 400 लिखूंगा और फिर आप एच डी का काउंट करेंगे, टोटल इस सर्किल का सम 700 प्लस 400 आपको वही मिलेगा 1100, ठीक है। अब एन ई की जब मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखें टोटल 2000 है, जिसमें 7000 तो आ गया, 1300 बाहर है, वो मैं लिखूंगा 1300, तो इनको आप ऐड करेंगे तो आपको 2000 मिलेगा, ठीक है। तो जब वो स्टार्टिंग में आप याकूब ऐड कर रहे थे ना दोनों को 2000 और 1100, तो आपने 700 को ना 2 मरतबा काउंट किया था, इस वजह से उनका तादाद बढ़ रहा था। मगर 700 इंटरसेक्शन तो इसको ना आपने 1 मरतबा काउंट कर लिया। या फिर इस तरह करें कि अगर आप दोनों सेट के एलिमेंट को ऐड करें और जो इंटरसेक्शन जिसको आपने 2 मरतबा काउंट किया उसको आप लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ एच डी यूनियन एन ई कैन आल्सो बी रिटन एज, आप लोग एच डी का टोटल करें जिसमें 700 आ गया, दोबारा अगर आप एन ई का करेंगे तो फिर भी ये दोबारा आ गया, तो आप इंटरसेक्शन एक मरतबा आपको ना माइनस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि ये था कितना था 1100 टोटल, और एन ई का था इनफेक्ट 2000, और इनकी कॉमन था 700। तो इस तरह करें फिर भी आपको वही मिलेगा जो हमने किया था 2400, जो कि आपने इन तीनों को डायरेक्ट ऐड किया। ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना। तो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आ जाता है इन जनरल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको मैं मतलब सबको 10,000 के साथ डिवाइड करूं तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला आ जाता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फार्मूले से भी आप इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आपने टेबल से डायरेक्ट देखा, अब मैं दूसरे मेथड से मैं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डी यूनियन एन ई,
तो this can also be written as probability of HD plus probability of NE minus probability of HD intersection NE। इसका आपने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, क्या था 0.11 और इसका था 0.2 था आई थिंक, माइनस इसका कितना था, इंटरसेक्शन की कैलकुलेशन की थी ना हमने, 0.07 था। चेक करें, चलें इस टेबल को देखें। ये 700 डिवाइडेड बाय 10,000 0.07, इसका आ गया 0.2, इसका आ गया 0.11। तो आप लोग इनको कैलकुलेटर से करें तो मुझे बताएं क्या नंबर आ रहा है। व्हाट इज 0.11 प्लस 0.2 माइनस 0.07, कितना आएगा? कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास? हेलो, यस सर। हाँ बताएं। जी सर ठीक। 0.06 चलिए मेरे पास आ रहा है 0.24। 0.24 आएगा, वेरी गुड। तो ये सेम आएगा जो इससे पहले हमने किया था। 0.24 ही आई थी ना इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ऊपर आप देखें ये आई थी ना 0.24। तो इस सेम प्रोबेबिलिटी को ना आप लोग इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि अभी हमने बनाया है, जिसको हम कहते हैं एडिशन रूल। ठीक है, तो देखें एग्जैक्टली सेम नंबर आ गया। तो आपके पास दोनों में करें, किस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, probability of A union B can also be written as probability of A plus probability of B minus probability of A intersection। इस प्रोबेबिलिटी को लिखने का मेथड जो स्टार्टिंग में है। अच्छा बहरहाल, अगर ये लेट्स सपोज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, मतलब एक लफ्ज में यूज कर रहा हूँ, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ इस तरह, डिसजॉइंट हमने कहा था पहले सेट थ्योरी में। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम कहते हैं दो इवेंट को, मैं लिखता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ENT। क्लियर? तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन, यानी कि देखें अगर इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है, नल सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो आएगा, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल बिकम जीरो। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं ऐसे दो इवेंट की जिनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ना जीरो हो। ठीक है, वेन डायग्राम इस तरह करते हैं। तो मुझे बताएं अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ये जीरो आ जाएगा, तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सिंपली हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए है। जैसे उसमें इस चीज को आप लोग भले ना भी सेपरेट करें, ये जीरो सेपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, दिस इज एडिशन रूल। एक और है कॉम्प्लीमेंट का, अगर मैं आप लोगों से कहूँ, मुझे बताएं कि लेट सपोज मैं अगर ये कहूँ आपसे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी if I randomly select, what will be probably that student will be not people will not exercise complement। complement का कहते हैं हम not, यानी कि वो एक्सरसाइज, इसको मैं किस तरह यानी, चलिए कॉम्प्लीमेंट आप कर लें, फिर मैं इसको मैथमेटिकल कर दूंगा। व्हाट इज एन ई, या इससे पहले मैं इन जनरल आप लोगों को समझाता हूँ। ए अगर आपके पास गिवन हो तो ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को, सही है। और आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा था, एज यू नो दैट के एन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एस माइनस ए आर यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। ठीक है,
चलिए मैं लिखता हूँ। इस केस में प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूनिवर्सल सेट आपका एस हो जाता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाता है वो हो जाता है एस डिफरेंस ए, और इसी तरह नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होता है नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए, और अगर आप सॉरी डिवाइड करेंगे इन तीनों को नंबर ऑफ एस के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फार्मूले में, यानी कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और ये तो नंबर ऑफ एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस सेम है तो ये 1 आ जाएगा, और ये तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आती है 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वैसे ही अगर मैं लेट सपोज ए मतलब करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग, लेट सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन है 0.6, 60% चांस है कि बरसात होगी, तो बताएं बरसात ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम मैथमेटिकली ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आप कहेंगे क्योंकि बरसात होने के 60% चांस है तो ना होने के डेफिनेटली 40% चांस होंगे, तो ये 0.4 आएगा, और दिस 0.4 कहाँ से आया, आप कहेंगे 1 माइनस 0.6 इज सेम एज 0.4, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर? तो मुझे बताएं अब वही एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई, यानी कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे पीपल जो कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ऐसी पीपल जो कि समटाइम एक्सरसाइज करते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एन ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही कि अगर मैं रेंडमली सिलेक्ट करूं, इफ आई रेंडमली सिलेक्ट एनी पीपल, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कि आइदर people have exercise regularly or sometimes that is same as any complement। ठीक है, तो बताएं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आपके पास दो मेथड, या तो ये एन है, इस एन ई के अलावा यानी कि फर्स्ट कॉलम के अलावा, फर्स्ट कॉलम के नॉट एन ई है ना, तो इन चारों को ऐड करो और फिर डिवाइड करो टोटल के साथ, कितने हो जाते हैं ये 4, या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से आप लोग इस एन ई की प्रोबेबिलिटी ना सब्ट्रैक्ट करो। एन ई की प्रोबेबिलिटी आपने देखी थी 0.2 थी, तो ये 0.2 आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 0.8। ऐसे ही या फिर आप लोग चाहें तो वेरीफाई करें, मुझे बताएं व्हाट इज 300 प्लस 100, 400। यस अली रजा। यस सर। बताएं कितने होंगे। यस मुश्तबा आज हैं या फिर मतलब माइक है आपकी, या आज भी आपकी वाइफ की तबीयत खराब है। राना जुनैद, आयशा, सभी, अहमद रजा, अब्दुल जाहिर, अब्दुल अजीज, हसीब, यस सर। यस सर। इमरा, यस सर। शुएब, मुबीन, यस सर। यस सर मैं हूँ। मुश्तबा, हम आपके साथ हैं। सर मैं भी मुश्तबा इधर ही नहीं हूँ। सर अच्छा, आपके जियाले आपको कभी नहीं छोड़ेंगे सर सर। सभी सभी वाह इधर ही वाह, क्या बात है। मुश्तबा का आवाज नहीं आया समझ। सर मैं भी इधर ही हूँ। सर बाथरूम अच्छा होगा वो। सर जीना मुन्ना आपके साथ इधर ही है सभी सर। ठीक है, कामरान भी है, मगर मुश्तबा एज यूजुअल एब्सेंट है, तो उसको बता देना कि आप ना एब्सेंट, इस तरह नहीं चलना कि आप लोग सर हम थोड़ा घबरा गए हैं बस, बाकी हम इधर ही। आपने घबराना नहीं, बस आप मेरे सर साथ बस घबरा गए, क्या करें, यही तो मसला है सारा। नहीं नहीं घबराना नहीं आप। सर घबरा आप गए आपके थे। कमांडो हैं सर, फ्रंट से लीड करेंगे सर। मैं आप लोगों से टोटल पूछ रहा हूँ और कोई बता नहीं रहा, तो इसका मतलब सर नहीं ये जो बोला जा फ्रंट रहा। से लीड करने वाले हैं ना, यही आपको छोड़ के सबसे पहले जाएंगे। ये मुझे भी ऐसे ही लगता है। ठीक है, मैंने एक कोई बात आप बोलूं, माने? नहीं, बात बोले, मानना और ना मानना बाद में डिसाइड करेंगे, अगर मानने वाली होगी तो मानेंगे, नहीं होगी। जेडी। यस
वैसे वकास नहीं है आज, क्या नहीं वकास या सर वकास? उसके उसके नाना का इंतकाल हो गया। ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, तो फिर जी उसने ग्रुप पे मैसेज किया था। सर उसके लिए फातिहा कहलवा दे एक बार। ठीक है, चलिए क्लास के बाद हम बातें करते हैं। दिल में पढ़ लो सारा। मगर उसको फिर समझेगा कौन ये, जब होता है प्रेजेंट करी हुई चीजें सर वो समझ में आती हैं बाद में। रिकॉर्डेड सुन लेगा ना। चलिए मुझे बताएं ये टेबल में जो 4 नंबर को मैंने सर्किल किया इनका सम बताएं। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, देखें 300 प्लस 100 400 हो गया ना, 400 400 प्लस 6600 7600 7000 नहीं 7000 8000 सर 8000 8000 7000 प्लस ये 1000 8000 ठीक है, तो 8000 आ गया। 8000 को आप 10,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये दूसरे मेथड में आप प्रोबेबिलिटी आप एनी कंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये भाई 0.8 आ रहा है। तो आप इस तरह कर लें या वैसे कर लें, आपकी मर्जी। तो दो में